सीमांचल में नौजवानों को नौकरी की जरूरत है, उनको रोजगार की जरूरत है। सीमांचल के बच्चे हैदराबाद में क्या कर रहे हैं मैं जानता हूं। हैदराबाद में सीमांचल के 11-12 साल के बच्चे हैदराबाद में स्कूल के बैग बनाते हैं, स्कूल के बैग सीते हैदराबाद में। मैं देख कर आ रहा हूं, जब वहां की हुकूमत ने बच्चा मजदूरी स्कीम का खत्म करने का आगाज किया तो 1000 बच्चे निकले सीमांचल के, 11-12 साल के बच्चे। मुझे देखकर अफसोस हुआ कि बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है, मगर कैसे स्कूल को जाएंगे, यहां पर स्कूल नहीं है। तो बच्चों को पैसा कमाने के लिए हैदराबाद लाया जाता है, वहां पर बच्चे बैग सीते हैं। बताओ जो तुमसे और क्या मुतालबा कर रहे हैं। मैं तुमको वास्ता दे रहा हूं तुम्हारे 11-12 साल के बच्चों का। मैं सीमांचल के गरीब आवाम से मेरा एक सवाल है कि आप नहीं चाहते कि आपका 11-12 साल का बच्चा आपके पास है। दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी जो 11 और 12 साल के बच्चे को अपने दामन से दूर कर देती है कि जा बेटा 1500-2000 किलोमीटर जाकर तू हमारे घर में चावल के लिए, खाने के लिए तू जाकर काम कर। क्या आप आज भी इंसाफ नहीं करेंगे? क्या आज आप भी फैसला नहीं करेंगे? बताइए। और जब हम ये बातें करते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता कि मजलिस आती है, ओवैसी भड़काऊ भाषण करता। ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं करता, ओवैसी सच्चाई को बयान करता है, ओवैसी हक को बयान करता है, और इसी सच्चाई और हक गोई की वजह से हम पर इल्जाम लगा दिया जाता, हम पर इल्जाम की बौछार लगा दी जाती। ये आपका हाल है बलरामपुर का, कटिहार का, सीमांचल का। हम ये चाह रहे हैं कि सीमांचल में खराब पैदा हो। कैसी नाइंसाफी कि मुल्क को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं, मगर सीमांचल के लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं, पीने को साफ पानी नहीं है। किसी ने सही कहा, असद साहब हमको 2 चीज दिलवा दो कि हमारे पीने के पानी में आयरन ना हो और हमको एक अस्पताल चाहिए। बताइए किसने दिया था? कहां मोदी जी का डिजिटल इंडिया, कहां विकास पुरुष, कहां वो पुकार पुकार कर नाटक, वो 15 साल का नाटक, ये ऐसा करेंगे वो करेंगे। यहां कुछ नहीं हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, क्या सीमांचल से इंसाफ क्यों बात क्यों नहीं करता? आज इस सीमांचल के इलाके में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मगर किसी में इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लफ्ज सीमांचल को अपनी जबान से निकाल सके। ये क्या सीमांचल का काम करेंगे जो सीमांचल का नाम अपनी जबान से नहीं निकाल सकते? मगर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में आपकी पार्टी सीमांचल के इंसाफ की बात कर रही है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे सीमांचल में स्कूल होने चाहिए। क्या सीमांचल की आवाम का मुतालबा गलत है? जब अख्तरुल ईमान ये किताब निकालते हैं और किताब में अख्तरुल ईमान इन तादाद को बताते हैं कि कैमूर में और बेगूसराय में, वैशाली में, मुंगेर में इतने हाई स्कूल हैं, तो क्यों नहीं सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अरारिया, कटिहार में क्यों नहीं हाई स्कूल? क्या यह मुतालबा नाजायज है? क्या यह मुतालबा भड़काऊ भाषण है? क्या यह मुतालबा गैर वाजिबी है? अगर मैं सीमांचल के गरीब बच्चों के हाई स्कूल का मुतालबा कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, 10 साल बीजेपी जेडीयू की हुकूमत रही, बताओ तुमने सीमांचल से क्या किया? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपसे तकरार कर रहा था कि देखो जिसको आप नीतीश कुमार को वोट देने जा रहे हैं वो एक दिन मोदी की गोद में जाकर बैठ जाएगा। मगर आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई थी कि नहीं, हमको गठबंधन को वोट देना है। मैं बड़ी इज्जत के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बताओ आपने मोदी के खिलाफ जिसको वोट किया था, आज वो जाकर नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठा हुआ है, उसका बगल का बच्चा बना हुआ बैठा हुआ है, और नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से भी, मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी से, क्या आपने गलती नहीं की नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर? क्या आपने हमारा वोट तो हासिल कर लिया, सत्ता में उसको ला लिया, चीफ मिनिस्टर उसको बना दिया, और उसके बाद उसने जब मौका पाया तो फौरन दौड़ता दौड़ता चला गया अपने पुराने आशिक के पास। याद रखिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। ये लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। ये नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी, मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, मजनू कौन है। मगर जब नीतीश कुमार के और मोदी के इश्क की कहानी लिखी जाएगी तो सुनो, लैला और मजनू सुनो, जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा उस दास्तान में, नफरत का नाम लिखा जाएगा तुम्हारी दास्तान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात की सरजमीन पर एक 25 साल नौजवान ने
पटेल बरादरी को मुत्तहिद कर दिया। सिर्फ 25 साल का नौजवान पूरे पटेलों को मुत्तहिद कर दिया। पूरे पटेल तय कर लिए कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। गुजरात की सरजमीन को एक कर दिया। अख्तर अली मान साहब ने सही कहा कि हरियाणा में जाटों ने हरियाणा की सरजमीन को हिला के रख दिया और मजबूर कर दिया हुकूमत को। राजस्थान में गुज्जरों ने मुत्तहिदा तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, रोड पर निकल कर आए और चक्का जाम कर दिया। राजस्थान में बीजेपी और दूसरी की हुकूमत सीधी मजबूर हो गई। जमहूरियत है, जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी तकलीफ का इजहार उसको सियासी इशू बनाकर नहीं करेंगे, कोई हमसे इंसाफ करने वाला नहीं है। और याद रखो मेरे नौजवानों, मेरी इस गुफ्तगू तुमको तल्ख नजर आ रही है तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि 70 साल से हमने सिर्फ दिल फरेब बातों को सुना, हमने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों को सुना, हमने झूठी कहानियां सुन सुनकर हमको सुनाया गया। अब मैं तुम्हारे सामने कोई झूठी कहानी नहीं सुना सकता, मैं तुम्हारे सामने तुमको लुभाने की बातें नहीं कर सकता। मेरा मकसद जिंदगी का यही है कि मजलूमों को इंसाफ मिले। और याद रखो, सीमांचल की गईयों अवाम कोई आसमान से नाज़िल होने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकलकर तुम्हारी इंसाफ के लिए लड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको हिम्मत दी है। अगर तुम उस ताकत और हिम्मत को इस्तेमाल करोगे तो यकीन जानो पटना की सरकार तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और तुम्हारी काम हमको करना, ये काम हमको करना है। हम पूरे बिहार में सिर्फ 5 या 6 असेंबली के सीट पर मुकाबला किए तो पूरा बिहार में तूफान आ गया। कौन है ये जो आकर, ये कौन आया है यहाँ पर, ये क्यों अख्तर अली मान आया है यहाँ पर मजलिस को लेकर, इल्जाम लगा दिए गए। आरजेडी के सदर आकर बोले वोट खाने आया, वोट खाने आया। नीतीश कुमार आकर बोले ओवैसी वोट कटवा है। कांग्रेस वाले बोले कि बीजेपी की मदद करने आए हैं और बीजेपी ने कहा कि ये दहशतगर्दी को फरोख्त करने के लिए आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुखालिफिन ये समझ रहे थे कि असेंबली इलेक्शन हो जाने के बाद अख्तर अली मान भूल जाएंगे सीमांचल को। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 2000 किलोमीटर का सफर करके सीमांचल को नहीं आएगा। हमने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इलेक्शन हो गया मगर हम आपके दरमियान में है। यहाँ पर बाढ़ आई 2 साल पहले तो मजलिस पार्टी ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो करीब 20 लाख की रिलीफ हमने बांटी पूरे सीमांचल। 20 लाख की रिलीफ बांटी, जो वहां पर वोट कटवा नजर नहीं आया, जो वहां पर दहशतगर्द नजर नहीं आया। और आपसे आकर सबने कहा, ये कांग्रेस ने, आरजेडी ने, नीतीश कुमार ने वोट कटवाओं का साथ मत दो। मजलिस पर इल्जाम लगाया बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है, आरएसएस और भगवत को भगाना है, आरक्षण को बचाना है। ये बड़ी बड़ी बातें हुई और हमेशा की तरह सीमांचल का हमारा भोला भाला भाई बड़ा शरीफ है, उसने कहा भाई बात तो सही कर रहा है, मोदी को भगाना है, आरएसएस को रोकना है, हमको बिहार को बचाना है। सबने कहा अख्तर भाई, असद साहब जरा इस बार खामोश हो जाए। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, अब गठबंधन को वोट देना है, गठबंधन को देना। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, मोदी को हराना, मोदी को हराना है, आरएसएस को भगाना है, भगवत को हराना है। मेरे भाई, आपने तो वोट दिया, गुलाम सरवर का तो साथ नहीं दिया, अख्तर अली मान की जिंदगी भर की मेहनत को आपने फरामोश कर दिया। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि एक अख्तर अली मान कामयाब हो जाते, एक गुलाम सरवर कामयाब हो जाता, एक पासवान यादिल कामयाब हो जाते और ये 4-5 कामयाब होने के बाद बिहार की असेंबली में जाते तो खुदा की कसम बिहार की असेंबली के दरों दीवार पुकार पुकार कर कहते कि बरसों के बाद कोई मर्द आया है बिहार के पास। अभी जिताओ इनको, जिता कर नारे मारो। जब इलेक्शन आएगा वोट डालोगे नहीं डालोगे, मारना है, बटन को दबाना है, दबा जिन्होंने तुमको दबाया, सीमांचल को दबाया, उनको दबाओ और अपनी मांग को कामयाब करो। ये काम आपको करना है।
जब ओवैसी खड़े होकर इन बातों को बयान करता और कहता है कि नहीं गरीब मुसलमानों को मुस्लिम अक़लियत को उनका हक मिलना चाहिए, तो ये खामोश हो जाते हैं। क्या आपको मालूम कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं? पटना में एक ADRI की रिपोर्ट है जिसने लिखा कि पूरे बिहार प्रदेश में 45% मुसलमानों के घर ऐसे हैं जो रोज खर्चा लेते हैं खाना खाने के लिए। पूरे बिहार में मुसलमानों के 45% ऐसे घर हैं जो रोज खाना खाने के लिए, घर को चलाने के लिए खर्चा लेते हैं। बताओ ये फिर कौन सा न्याय के साथ डेवलपमेंट की बात, कौन सा न्याय के साथ विकास हुआ? कहां न्याय, कहां विकास? सीमांचल की आवाम तड़प रही है न्याय के लिए, सीमांचल का गरीब मुसलमान इंसाफ और तरक्की के लिए तड़प रहा है, मगर ये लोग आकर कहते हैं कि नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई है और इसमें आप हमारा साथ दीजिए। अरे हम तुमसे कह रहे कि सीमांचल में अगर सबसे बैकवर्ड है तो मुसलमान है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। सबसे बैकवर्ड अगर बिहार में है तो सीमांचल है, और सीमांचल में सबसे बैकवर्ड है तो मुसलमान और दलित। ये बात करने में इनकी ज़बानें खुलती नहीं है, मगर ओवैसी पर इल्जाम लगाना इनको फौरन आ जाता है। बताओ ये मुल्क के हालात है, जब हम बयान करते तो बोलते देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहा। अरे मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं अपने दिल में, अपने कलेजे में जो जलन है, जो तकलीफ है, जो इन गरीबों की आंखों में आंसू है, जो इन नौजवानों के दिलों में गुस्सा है, उसको अपनी जबान से बयान कर रहा हूं ताकि हुकूमत करने वाले सुने और समझे हमारी बात। कि हम इंसान नहीं है कि गोश्त के नाम पर हमको मार दिया जाएगा, गोश्त के नाम पर हमको जला दिया जाएगा, गोश्त के नाम पर हमको घरों से निकाल दिया जाएगा, दलितों को मार दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसे पुराशूब माहौल में डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो गयूर कौम है जो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते। हम किसी से नहीं डरते सिवाय परवरदिगार के। यकीनन हमको मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है, और ऐसे दौर में जरूरी है कि आपकी एक जमहूरियत में एक आपकी आवाज हो, आपकी एक पार्टी हो जो आपके लिए लड़े, जो नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी कर सके, जो नौजवानों के मुस्तकबिल की बात कर सके, जो हमारे माँ और बहनों की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सके, जो इबादत गाहों की हिफाजत कर सके, जो गरीबों के हुकूक दिला सके। ये ओवैसी है, ये मजलिस पार्टी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ आप, हर चीज ये हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि देखो ऐसा मत करो, ये ओवैसी आएगा, ये शेरवानी पहन कर आएगा, ये अपनी जज्बाती तहरीर करेगा। हाँ, अल्लाह ने मुझे मुंह में जबान दी है, अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं पहुंचाया कि मैं इन जालिम ताकतों की गुलामी करूं, अल्लाह ने मुझे इसलिए यहाँ पर नहीं पहुंचाया कि मैं इनकी तारीफ करूं, अल्लाह ने मुझे मुकाम इसलिए दिया कि ताकि कम से कम कुछ तो लोग इस मुल्क में रहें जो बातिल ताकतों से मुकाबला कर सके, जो हक को बयान कर सके, जो गलतियों को सामने रख सके। ये मुत्तहिद रहो, ये मुल्क बदल चुका है। अब मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमको हकीकत बयान कर रहा हूँ। हम भी 70 साल से मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत करें? खाली वोट डाल रहे, सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस को डाले, दादी को डाले, बेटे को डाले, बेटे के बेटे को डाले, मगर क्या नतीजा निकल रहा? 0, 0। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, सबर करने का मतलब ये नहीं है कि हम जुल्म को सहते जाएं, सबर करने का मतलब यह है कि हम मजलूम के लिए लड़े, सबर करने का मतलब यह है कि हम जालिम के खिलाफ लड़े। जीत हार जो भी आती है उस पर सबर करें, मगर सबर का मतलब हर किसी ये नहीं है कि हम जुल्म को सहते जाएं, मार पे मार को सहते जाएं। नहीं मेरे भाई, सबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दुआ और दुरूद और विर्द को पढ़कर खामोश हो जाए। सबर का मतलब यह है कि अल्लाह के सामने सर को झुकाना, रातों में उठकर सजदे करना, रोना, और जब दिन का सूरज निकलता तो निकलना अपनी दुआओं को आजमाने के लिए।